हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 3 है क्लास 9 का, और क्लास 11 में आपको ग्रेविटेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जान लीजिए ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा फिनोमेना या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स काम करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, भले ही वो फोर्स अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो फोर्स आपका ग्रेविटेशन कहलाता है। यानी ग्रेविटेशन क्या हुआ? ग्रेविटेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। अगर एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ है और अर्थ की ओर अगर कोई अट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशन लगता है, लेकिन वहाँ पे जो ग्रेविटेशन होता है उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ? आप बताओगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ये भी ग्रेविटेशन का ही प्रोसेस होता है, बट देयर इज अ स्मॉल चेंज। और वो स्मॉल चेंज ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें एक ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका अर्थ होगा। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है तो उस प्रोसेस को ग्रेविटेशन कहा जाता है। और उस ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस था जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है। यानी अर्थ की ओर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाली जाती है या ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकाला जाता है उसको हम पता कर सकते हैं। यानी वी कैन कंक्लूड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे निकालते हैं? इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया, न्यूटन का लॉ था, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास m1 है और इनका मास m2 है, इनके बीच सेंटर से बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो है आपका r। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? r से। याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेंटर से लिया जाएगा। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स पता करना है तो हम पता कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू, जो फोर्स होता है पहली चीज़ दोनों के मास प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। अगर हमने मास को बढ़ाया, अगर हम मास को बढ़ाते हैं तो लगने वाला जो फोर्स होता है वो भी बढ़ता जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ से आया था, जो मैं आपकी आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप जानिए कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के। जो फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डिस्टेंस के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन से हमको मिला कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के अपॉन यहाँ पे आया आपका r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं जिसको g कहते हैं। g हो गया यहाँ पे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे ये जो g मिला, ये g क्या है? एक कांस्टेंट है, और ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, इसीलिए यहाँ का जो कांस्टेंट होगा उसका नाम होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है और वो होती है g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट आप निकाल सकते हैं। जैसे ये g है, r इधर आएगा तो f r स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 नीचे आएगा तो आपका m1 इंटू m2 हो जाएगा। यानी आपका इक्वेशन बना f r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये किसके इक्वल है? g के इक्वल है। g की वैल्यू निकाल लिया हमने, तो g का मतलब यहाँ पे फोर्स को न्यूटन से मेजर करते हैं। न्यूटन, रेडियस को मीटर से मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर। किलोग्राम 2 बार है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो ग्रेविटेशनल की कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी बड़ी क्लासेस में मिलेगी। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मासेस आपको दिया जाएगा और उनके बीच का डिस्टेंस पता है, तब आप पता कर सकते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो कितना होगा। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कंक्लूड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट।